तो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक बार R2S2 शिक्षा सारथी में। मैं आनंद आपके लिए आज डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग पाचन तंत्र शुरू करने वाले हैं कि मानव के अंदर पाचन तंत्र का कैसे कैसे इसमें काम होता है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पाचन तंत्र जो है क्या हर अगर एनिमल के पास बात करें तो क्या एक ही तरह का होता है या फिर अलग अलग तरह के भी होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि पाचन तंत्र को अगर देखते हैं तो देखिए, अगर हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ये एक आहार नाल दिख रहा है किसी का, और ये दिख रहा है किसी का एक आहार नाल, है ना। ये दो हमें दिख रहे हैं। तो इसमें से एक को हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा ओपन टाइप से और एक को क्लोज टाइप से बनाते हैं। जैसे कि ये वाला जो है, इसमें हमको क्या करना है कि इसको एक तरफ से हम ओपन कर देते हैं मान लीजिए, और दूसरे को क्या करते हैं दूसरे तरफ से ओपन करते हैं। जैसे कि ये देखिए ये मान लेते हैं एक आहार नाल है, और ये हमें क्या दिख रहा है, इस तरफ से भी खुला दिख रहा है और इस तरफ से भी ये खुला दिख रहा है। मतलब कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और यहां पर हम एक दूसरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखिए, तो इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक तरफ से तो ये खुला है, जबकि दूसरी तरफ से क्या है, ये बंद है। जैसे कि देखिए, ये एक तरफ से क्या है, खुला है, और ये क्या है, ये दोनों तरफ से खुला है। यानी कि इसमें इनलेट मतलब कि एक तरफ से अंदर आ सकता है फूड, और दूसरी तरफ से क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। जबकि इसमें क्या है कि एक ही ओपनिंग जो है ना, एक ही यहाँ पर एक ही तरफ से खुला हुआ है, उसी तरफ से इसको अंदर आना है फूड मॉलिक्यूल को, और उसी तरफ से वापस बाहर जाना है। तो इस तरह का जो सिस्टम है ना, इस तरह का जो अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट टाइप। उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट, ठीक है ना। वहां पर पाचन तंत्र बोलेंगे। ये क्या हो गया, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और यहां पर जहां पर ये दोनों तरफ ओपनिंग दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का ये टाइप हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो दोनों तरह का हम लोग देख रहे हैं। इसमें से अगर मानव के अंदर बात किया जाएगा तो मानव के अंदर कैसा वाला होता है, यहाँ पर कंप्लीट वाला टाइप का होता है, जिसमें हमको कि दोनों तरफ से ओपनिंग देखने के लिए मिलती है। जिस ओपनिंग की तरफ से फूड जो है वो एंट्री लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं माउथ, यानी कि मुख, और ये क्या हो गया, गुदा, यानी कि एनस। ठीक है, जिस तरफ से फूड जो है वो बाहर जा रहा है, वो ओपनिंग किसके जैसा बिहेव कर रहा है, किसके जैसा काम कर रहा है, एनएस के जैसा। और जो ओपनिंग जिसके थ्रू फूड जो है वो अंदर आ रहा है, उसको वो किसके जैसा, माउथ के जैसा। जबकि इसमें जो है ये सिंगल ओपनिंग, यही किसका काम करता है, वर्क्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस, है ना। यही दोनों का काम कर दे रहा है। तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और ये वाला कैसा होगा, तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो जब पूछा जाएगा कि मानव के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे ये मानव के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मानव का पाचन तंत्र इस टाइप का होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का। आखिर ये बताने के पीछे मेरा रीजन क्या था, इसको देखेंगे हम लोग। जरा नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज लेकर के हम लोग क्या करते हैं, एक बार पाचन तंत्र का डायग्राम देख लेते हैं कि आखिर पाचन तंत्र का जो है वो कैसे विकास हुआ है, मतलब किस तरीके से वो चलता है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे माउथ का, है ना, ये जैसे देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इधर से इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक। इसके बाद ये देखते हैं, ये नेजल कैविटी है, मतलब नाक का जो कैविटी है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेजल कैविटी। ठीक है, सबसे बाहर से जो हमें ये हल्का सा होल दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, नेजल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और ये क्या हो गया, ये ओरल कैविटी। सबका हम मार्किंग कर देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। और ये हो गई हमारी श्वास नली, ये श्वास नली हो गई। ठीक है, और इसके पीछे से जाता हुआ क्या है, ये
हमारा फूड पाइप। ये क्या हो गया, ये है फूड पाइप। फूड पाइप बोले तो क्या, ये हो गया ईसोफेगस, है ना, ईसोफेगस। एक एक पॉइंट को समझते जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं वाली। एक बार डायग्राम क्लियर हो गया उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। ये हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हम क्या देखते हैं कि ईसोफेगस ही एक जगह पर फूल करके इस तरीके से, ये देखिए एक ऐसा लगता है कि इंग्लिश का जे शेप है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह के जैसे स्ट्रक्चर में अगर बदल गया तो इसी को अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया स्टमक। ये क्या हो गया, स्टमक, ठीक है, जिसको आप पेट कहते हैं, है ना। पेट का मतलब ये पूरा का पूरा पेट नहीं होता है, ये एब्डोमेन हुआ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एब्डोमेन। ये जो है हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। और पेट का आगे का जो भाग होता है, मतलब कि ये वाला जो भाग निकल करके अब इस तरह से देखिए सी के जैसा मुड़ा है, तो स्टोमक के बगल में हम लिख देते हैं ये कैसे शेप का होगा, तो ये जे शेप्ड होता है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा शेप का होगा, ये जे शेप का होगा। और ये क्या है, ये है डुओडेनम। डुओडेनम, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार कहेंगे सी, या फिर कहीं कहीं पर क्या लिखा हुआ होता है, यू के जैसा शेप का होता है, ठीक है, सी या फिर यू के जैसा शेप का होता है, तो इसका आपको सी या फिर यू शेप्ड ही कहना है, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, सी या फिर यू शेप्ड होता है कौन, डुओडेनम। अब देखिए डुओडेनम ही आगे चल करके ना थोड़ा कॉइल होना शुरू हो जाता है इस तरीके से, इसमें क्या बनना शुरू हो जाता है, कॉइल बनना शुरू हो जाता है। और इस कॉइलिंग के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये फूड को थोड़ा सा रोकने का क्षमता डेवलप कर लेता है, ये देखिए। और इसके बाद इसको और थोड़ा ज़्यादा कॉइल कर देंगे, है ना, और थोड़ा ज़्यादा हमने इसको क्या कर दिया, कॉइल कर दिया। मतलब कि पहले थोड़ा कम कॉइल वाला हिस्सा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा कॉइल वाला हिस्सा, यानी कि इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट, बोले तो क्या, डुओडेनम का अगला पार्ट, बोले तो क्या, ये हो गया जजेनम, है ना। और जजेनम के अगला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इलियम, ठीक है। इसको ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग इलियम ही बोलेंगे, ठीक है। और ये इलियम वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से थोड़ा सा अब हम इसको कलर चेंज करते हैं ताकि ये पता चल पाए अच्छे से। ये देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से अब ये बड़ा इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया, और इसका जो है ना, ये एक एक करके हमको इस तरह से करके दिखेगा ऐसा, ठीक है। और फिर ये इस तरह से मुड़ता हुआ थोड़ा सा ये जो है ना नीचे की तरफ झुकता है, ध्यान रखेंगे, बता देते हैं कैसे, यहाँ तक। उसके बाद ये थोड़ा सा इस तरह से करके, और फिर ये आ जाएगा रेक्टम। ये देखिए ये ऊपर चढ़ता हुआ पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, असेंडिंग वाला पार्ट। फिर ये बॉडी के ट्रांसवर्स में रन करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स। ये देखिए ये क्या हो गया, ट्रांसफर। उसके बाद ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग। फिर इधर ये एस शेप का है इसीलिए सिग्मॉइड, और फिर लास्ट में ये क्या हो जाएगा, रेक्टम। और इसका ये ओपनिंग क्या कहलाया, एनस। अब देखो जहां से हमने बात शुरू की थी, एक बार जरा इसको देख लेते हैं, शुरुआत का पार्ट। ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया माउथ, है ना। ये क्या हो गया, माउथ। माउथ का मतलब पूरा माउथ नहीं, माउथ का मतलब ये जस्ट स्लिट, है ना। और इसके अंदर इसकी बात कर लेते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा ओरल कैविटी। ये क्या है, ओरल कैविटी, है ना। ये क्या हो गया, ओरल कैविटी। ये क्या है, ये नेजल कैविटी, नाक वाला है इसीलिए नेजल कैविटी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। इसको क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे आप लोग, फेरिंक्स जो है ये दोनों का हिस्सा मिलाकर के बनता है। देखिए ओरल कैविटी वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर जाकर के कहलाएगा ओरोफेरिंक्स,
और नाक वाला जो हिस्सा है वो वाला यहाँ पर जाकर के क्या कहलाएगा, नेजोफेरिंक्स, यानी कि फेरिंक्स जो है वो दोनों से मिला करके बनता है। बोले थे क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स प्लस नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, है ना। दोनों मिला करके क्या हो जाता है, दोनों मिला करके हम लोग कह देते हैं उसको फेरिंक्स, है ना। फिर ये वाला क्या है, तो ये विंड पाइप है ना, हवा वाला पाइप है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं, TRACHEA, ट्रैकिया, ठीक है। और ये ईसोफेगस, ईसोफेगस को क्या कहा जाता है, एक और नाम, तो इसको कहा जाता है फूड पाइप, है ना, ये खाना वाला रास्ता है। तो क्या हो गया, ये हो गया फूड पाइप। अब जरा सा एक बात का और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो विंड पाइप है, अच्छा खाना खाएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हवा वाले पाइप में चला जाए, है कि नहीं। तो इस चीज को यहाँ पर बचाने के लिए, रोकने के लिए एक यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से लगा हुआ होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर लगा होता है। इसको हम अलग से मिला करके आपको बना देते हैं और वहां पर ज्यादा बेहतर आपको वहां समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ये क्या है, ये ट्रैकिया है, ठीक है, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कह रहे हैं। और पीछे से क्या चला गया है, पीछे से फूड पाइप चला गया है ना, यहां से क्या चला गया है, फूड पाइप। देखिए, तो इसका हम क्या करते हैं ना, दोनों का ओपनिंग बनाते हैं, ये फूड के पाइप का ओपनिंग और ये किसका ओपनिंग, तो ये हो गया विंड के पाइप का ओपनिंग। तो ध्यान रखेंगे, दोनों ही पाइप के ओपनिंग का एक अलग नाम होता है। पहले तो उस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बनाए हैं। तो देखो, अब ओपनिंग के हिसाब से ही उसके नाम को समझेंगे तो वो हमेशा याद रहेगा। फूड पाइप का जो ओपनिंग है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गलेट, इसको क्या बोलेंगे, गलेट बोलेंगे। इसको हम लिख देते हैं ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, है ना। हिंदी में आपको समझा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कहीं पर, ठीक है। और ये क्या है, तो ये तो ईसोफेगस है, ईसोफेगस, ईसोफेगस, है ना। और ये क्या है, तो ये ट्रैकिया, ट्रैकिया बोले तो क्या, विंड पाइप। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, हमने ईसोफेगस के ओपनिंग को क्या कहा, हमने कहा गलेट, और इसका जो ओपनिंग होता है ना, इसको कहा जाता है ग्लॉटिस, इसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, जितनी बार हम खाने को निगलते हैं उतनी बार ये ढक्कन क्या होता है, बंद करता है। किसको बंद करता है, तो ये ग्लॉटिस को बंद करता है ना, यानी कि ये विंड पाइप के ओपनिंग को क्लोज कर देता है। तो किसके ऊपर प्रेजेंट है, तो ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये एक पत्ता जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कवर होता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या होता है, ढप से ऐसे गिरता है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इपीग्लॉटिस। इसको क्या बोलेंगे, इपीग्लॉटिस। इपी का मतलब वो क्या होता है, इपी का मतलब होता है अपॉन, किसी के ऊपर, है कि नहीं। तो बताओ कहीं पर दिक्कत है क्या, उसको इपीग्लॉटिस। तो पूछा जाएगा कौन गिरता है, तो इपीग्लॉटिस गिरता है। जितनी बार भी हम फूड को निगलते हैं, ये देखिए ये हिस्सा ऊपर जाता है, ये ठीक है, ये जितनी बार ये ऊपर जाएगा ना, उतनी बार ये क्या होगा, ये इस तरह से इस पर गिरेगा। तो हम जब भी किसी चीज को निगलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो क्या होता है, वो फूड पाइप में जाने से बचता है। किसके कारण से बचता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका नाम है इपीग्लॉटिस। अब देखिए, जब हम इपीग्लॉटिस की बात करते हैं तो आपको यह बात ध्यान, आपने देखा कि इपीग्लॉटिस करता क्या है, वो फूड के एंट्री को प्रिवेंट करता है, रोकता है, किस में जाने से, तो विंड पाइप में जाने से। यहां पर हम क्या करते हैं ना कि उसका फंक्शन लिख देते हैं हम, है ना, इपीग्लॉटिस इपीग्लॉटिस खाने, या फिर लिख देते हैं भोजन या पानी को, या फिर हवा के अतिरिक्त पदार्थ को विंड पाइप में जाने से रोकता है,
विंड पाइप, जिसको कि हम ट्रैकिया भी कह रहे हैं, विंड पाइप में जाने से रोकता है, में जाने से रोकता है ना। ठीक, उसमें जाने से रुकता है, ये क्वेश्चन आपका एक। अब देखिए वहां जाने से रुक गया तो फूड कहां पर आ गया, सीधा ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस से किस में जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक से किस में जाएगा, डुओडेनम में। और डुओडेनम के बाद जरा हम मार्किंग कर ले तो ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका जेजेनम, है ना, जेजेनम। और उसके बाद जो होता है ना ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इलियम। ठीक, इसको क्या बोल रहे हैं, इलियम। ठीक है, देखिए दोनों को हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। देखिए जो डुओडेनम है ये सबसे कम कॉइलिंग, इसलिए सी के जैसा शेप का रह गया। इससे थोड़ा सा ज्यादा कॉइलिंग है ना, और उससे बहुत ज्यादा कॉइलिंग, तो ये क्या हो गया, इलियम। तीन हिस्से हो गए और तीनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, तीनों मिलाकर के हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको अगर हम उधर ही लिखें तो शायद बेहतर रहेगा, लेकिन नहीं, ये उधर आएगा नहीं। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डुओडेनम, जेजेनम और इलियम, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहेंगे, इन तीनों को मिलाकर के हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब बारी आती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो चलो एक बार लार्ज इंटेस्टाइन की भी पूरी मार्किंग कर लेते हैं कि आखिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो किन किन चीजों को लेकर के बना है और उसके ठिकाने कौन कौन से हैं, मतलब किस जगह को क्या कहा जाएगा। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये फिंगर लाइक जो एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। और यही अपेंडिक्स है जिसमें कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के बाद सूजन हो जाता है तो उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया है। ये जो हिस्सा है जिसमें कि पूछा जाएगा कि इलियम किसमें खुलता है, तो कहेंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट में खुलता है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है सीकम। और सीकम के बारे में ना एक बात बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ब्लाइंड सैक कहा जाता है। सैक का मतलब होता है पाउच, एक अंधा पाउच होता है ये, इसके आगे चूंकि और कोई ओपनिंग नहीं होता है इसीलिए इसको अंधा पाउच कहा जाता है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एसेंडिंग, ASCENDING, एसेंडिंग। एसेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ता हुआ। देखिए फूड जब आएगा तो ये यहां से आने के बाद यहां से अब ऊपर चढ़ेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे होकर के फिर बाहर निकल जाएंगे, तो ये क्या हो गया, एसेंडिंग कोलोन। ठीक है, इसको पूरा चार्ट बना करके लिख देंगे। फिर यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन, है ना। ये कोलोन का एक ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी में ट्रांसवर्सली रन करता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कहेंगे, ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, चूंकि ये नीचे उतरता हुआ ऊपर चढ़ता हुआ असेंडिंग, तो नीचे उतरता हुआ डिसेंडिंग, है ना, DESCENDING, डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और फिर ये वाला हिस्सा, ये चूंकि थोड़ा एस के जैसा शेप का लग रहा है इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, और ये जो है ये एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है ना, अस्थाई नहीं होता है। अस्थाई क्या होता है, ये एक संचयित करने वाला फॉर्म होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है रेक्टम। और इसी रेक्टम का ये जो ओपनिंग है ना इसको क्या बोले हम लोग, एनस। ठीक है, तो बताओ माउथ से लेकर के एनस तक का यही पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसको हमने क्या कहा, ये पूरा का पूरा हिस्सा मिलकर के हो जाता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है,
एक डाइजेस्टिव कैनाल हो गया, ये एक डाइजेस्टिव कैनाल हो गया। और डाइजेस्टिव सिस्टम कब बोलेंगे, जब हम इन्हीं से संबंधित इनके ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो ग्रंथियां यहाँ पर किसमें मदद करती हैं, तो वो डाइजेशन में मदद करती हैं, यानी कि वो पाचन में मदद करती हैं। तब जाकर के उसको क्या कहेंगे, उसको हम पाचन तंत्र कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। सिस्टम है तो उसमें एक पार्ट और आना पड़ेगा, किसका, ग्रंथियों का। ग्रंथि अभी हम यहाँ पर नहीं जोड़ रहे हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर क्या बनाए हैं, एक डाइजेस्टिव कैनाल बनाए हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाए हैं, पाचन का पूरा आनाल बनाए हैं। ठीक है, ये अभी तक में अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ के बाद अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा सा उसी को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि वो आखिर हम कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 चीजें होती है। ठीक है, जैसे कि देखो पहला क्या है, तो पहला हो गया भैया माउथ, है ना, माउथ। फिर क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है स्टमक, स्टमक। और तीसरा क्या आ जाता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, है ना, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, 3 ही है। तो आपने तो कहा 4, हाँ 4 होते हैं ना। अभी जस्ट आपने देखा कि इंटेस्टाइन भी जो होता है वो 2 होते हैं। कौन कौन से, तो उनके डायामीटर के बेसिस पर, उनका जो चौड़ाई है उसके बेसिस पर अगर देखा जाए, देखिए जैसे एक पेज पीछे लेते हैं, तो जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, जिसका डायमीटर ज्यादा है, तो ये बड़ा डायमीटर वाला हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन जो ब्लू से बनाए हैं। और यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां तक का डायमीटर छोटा दिखता है, जरा लाइन को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, और अगले पेज पे चलते हैं। तो इंटेस्टाइन में कैसा इंटेस्टाइन, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो जिस क्रम में है उसी क्रम में इसको अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 हिस्सा है। सबसे पहला हिस्सा अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डुओडेनम। ठीक है ना, सबसे कम कॉइलिंग वाला होता है, इसीलिए यहां पर क्या लिख देते हैं, लीस्ट कॉइल्ड, है ना, लीस्ट कॉइल। तभी तो ये जैसा सिर्फ सी के जैसा शेप का है, इसमें ज्यादा कॉइलिंग प्रेजेंट ही नहीं है। सी के जैसा शेप का, या फिर इस तरह से यू का शेप, अगर इसको आप इस तरह से देखेंगे तो ये यू के जैसा शेप का है, इसीलिए कहीं कहीं पर यू शेप भी कहा गया है इसको। दूसरा क्या हो जाएगा, डुओडेनम के ठीक बाद क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है जजेनम। ठीक है, जजेनम, इससे थोड़ा सा ज्यादा कॉइल्ड होता है ये, है ना। और तीसरा अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलियम, इलियम। ये हो जाता है कैसा, ये हो जाता है हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड। तो सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट इंटेस्टाइन का कौन सा, तो इलियम, उससे कम जजेनम, सबसे कम डुओडेनम, ये इंटेस्टाइन के अंदर है। स्टमक की बात हमने पहले ही कर ली, ये कैसा शेप का होता है, तो हमने कहा था इसको ये जे के जैसा शेप का होता है। ये चूंकि पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो क्या, स्टमक, और फिर वो क्या होगा, माउथ, है ना। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन पर हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली देखिए, इसमें पहला पार्ट क्या आता है, तो पहला पार्ट आता है सीकम, सीकम। इसके बारे में हमने क्या कहा कि ये एक अंधा रास्ता भी है, यानी कि ये एक ब्लाइंड सैक है, पाउच जैसा स्ट्रक्चर है। सबसे पहला पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कोलोन, है ना। इसके बाद कौन सा आता है, कोलोन, जिसके अंदर हमको इस तरह से करके स्ट्रक्चर मिला देखने के लिए। ये क्या है, ये कोलोन है, ठीक है ना। और इस कोलोन का अगर हम देखेंगे तो इस कोलोन का 4 पार्ट होता है ना। इस कोलोन का 4 पार्ट होता है। अभी जस्ट आपने देखा पहला पार्ट, अगर हम इसमें कोलोन के अंदर बात करेंगे, पहले तो इसको हम जरा मार्क कर दें, यहाँ पर मार्क नहीं कर रखे हैं, ओहो तो पूरा मिट रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसको बना देते हैं।
नंबर बी कोलोन, ठीक है। और इसमें पहला क्या हो जाएगा बताइए, एसेंडिंग कोलोन, है ना, ऊपर चढ़ता हुआ, एसेंडिंग कोलोन। ये बढ़िया आपका फ्लो चार्ट बन गया, आपको रिवाइज करने में हमेशा सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी इससे, एसेंडिंग कोलोन। फिर क्या हो जाएगा, तो दूसरा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलोन, है ना। फिर क्या हो जाएगा, तीसरा डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद फोर्थ आ जाता है क्या, सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। यहां तक में तो कोलोन खत्म हो गया, कोलोन का 4 पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाता है, सॉरी सी हो जाएगा ना अब तो, सी, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा बताइए, रेक्टम। अब जो हिस्सा है वो क्या, वो रेक्टम। तो बताइए यहाँ पर ये सारा पार्ट कवर हुआ ना, माउथ वाला पार्ट, स्टमक वाला पार्ट, इंटेस्टाइन में पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 हिस्से, डुओडेनम, जेजेनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसका सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम को मैंने लिख दिया ब्लाइंड सैक, कोलोन के अंदर एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, और सबसे लास्ट में रेक्टम। और रेक्टम के ही ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि बॉडी से बाहर इजेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि डिफिकेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि जो फूड मॉलिक्यूल में से सारे के सारे पार्ट एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं उसको बाहर फेंकने में हेल्प करता है, उसका नाम क्या, यहाँ पर एनस। और रेक्टम क्या है, तो ये एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया है जहां पर कि स्टोर किया जाता है, ठीक है, जो फीकल मैटर है उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। यहां तक में बताइए कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं इसमें आगे कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, पाचन तंत्र की बात की, तो उसमें हमने कहा आहार नाल होते हैं और साथ में क्या होती है, ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो यानी कि हमको किसकी बात करनी होगी, अब पाचन ग्रंथियों की बात करनी होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करनी होगी, पाचन ग्रंथि, ठीक है। तो पाचन ग्रंथि में क्या क्या आता है, तो पाचन ग्रंथि में हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, जो लार की ग्रंथि होती है ना, जो लार की ग्रंथि होती है, यानी कि यहां पर हम लिखते हैं लार की ग्रंथि, लार की ग्रंथि, है ना, यानी कि इसी को क्या कह दिया गया, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, बोलो है कि नहीं, सैलिवरी ग्लैंड, लार की ग्रंथि। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लार की ग्रंथि कहाँ, माउथ वाले हिस्से के आसपास में ही प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, सलाइवा का सिक्रेशन करेगा, लार का सिक्रेशन करेगा, है कि नहीं। उसके बाद जब हम दूसरा बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, जो ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेट में जो प्रेजेंट होता है उसकी बात करेंगे, यानी कि उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात कर लेंगे, है ना। वहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड से आगे बढ़ेंगे तो हमें बात करनी होगी किसकी, लिवर की बात करनी होगी, यानी कि हम बात करेंगे यहां पर यकृत का, यकृत, ठीक है। और यकृत के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे अग्नाशय की, यानी कि पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज, यानी कि इसी को क्या कह दे रहे हैं, अग्नाशय। ये देखिए अग्नाशय, यानी कि इन चारों की हम लोग बात करने वाले हैं। जब हम लोग लार के ग्रंथि की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि ये लार की ग्रंथियां जो होती है ना, ये पेयर के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है हमको, और ये पेयर के फॉर्म में स्पेशली अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसमें ये देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लार की ग्रंथि की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमें 3 पेयर में देखने के लिए मिलता है। एक जो जीभ के नीचे होता है, तो जीभ के लिए कौन सा वर्ड यूज किए, जीभ के लिए यूज किया जाता है लिंगुआ, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, लिंगुअल। और चूंकि नीचे है ना, तो नीचे के लिए सब वर्ड लगाया जाता है, SUB। तो बोलो यहां पर हम क्या, लिंगुअल को हटा करके हम पूरा क्या लिख दें, सब लिंगुअल, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, सब लिंगुअल,
सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड कहां पर होता है, तो कहेंगे ये जीभ के नीचे होता है, ये जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोले, सबलिंगुअल, है ना। कितना होता है, तो ये कहेंगे एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, ठीक है, 1 पेयर, ठीक। दूसरा हम बात करेंगे जीभ के नीचे वाला हिस्सा हो गया, गाल के ठीक पीछे यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पैरोटिड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। और ध्यान रखेंगे ये सबसे बड़ा होता है, ये लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो पैरोटिड ही होती है। कहां पर होता है, तो कान के पास अप्रोक्स प्रेजेंट होता है, इस जगह पर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पैरोटिड बोलते हैं। और तीसरा जो होता है ये भी पेयर्ड होगा, ध्यान रखेंगे ये भी कितना होगा, तो ये भी एक पेयर होगा, जोड़ा में होगा, है ना, एक इधर एक इधर, ठीक है। जीभ के नीचे भी 2, फिर यहां पर भी 2, और तीसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर, इसको क्या बोलते हैं, सब मैंडिब्यूलर, या फिर कहा जाता है सब मैक्सिलरी, एक ही बात है, हालांकि ये वर्ड अलग अलग हैं, ठीक है ना, लेकिन बात एक ही है, कैसे बताते हैं, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। और ये भी कितना होगा बताइए, ये भी होगा एक पेयर, तीनों ही पेयर में है, तीनों ही, टोटल 6 है ना। तो यहां पर क्या होगा, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। ये जो मैंडिबल होता है ना, नीचे का जो जबड़ा है, इसको मैंडिबल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सबसे मजबूत होता है ये हड्डी, ठीक है। और इसको जो जोड़ने वाला जो मसल होता है ना, ये सबसे ज्यादा मजबूत मसल होता है, मांसपेशी जिसको आप कहते हो। तो ये क्या हो गया, 3 पेयर, कौन, सैलिवरी ग्लैंड, याद कर लो मेरे साथ में, सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे होगा, कान के ठीक पास जो होगा वो क्या बोलेंगे, वो हो गया पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर, और जो इस वाले बोन के ठीक नीचे प्रेजेंट होगा, है ना। कई बार आपने देखो खट्टी चीजों के बारे में आप जैसे सोचते हो, नींबू वगैरह, तो क्या होता है, आपको बहुत जोर से यहाँ पर चुभता है, ये क्या है, ये इस ग्लैंड के कारण। और ये क्या है, ये सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये भी कितना, एक पेयर। बोलो क्लियर है, सैलिवरी ग्लैंड क्लियर। अब आ जाते हैं किस पर, डाइजेस्टिव ग्लैंड पर। तो देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड ना, ये एक ग्लैंड होता है और ये कुछ सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, ये मान लेते हैं ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और इसके अंदर हमको क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं वो मॉडिफाइड हुए पड़े हैं, है ना, वो यहाँ पर क्या हुए पड़े हैं, वो थोड़े से मॉडिफाई हो गए हैं। मॉडिफाई होने का क्या मतलब हो गया, कि वो अपने फॉर्म से थोड़ा सा अलग फॉर्म में आ गए हैं, और इस कारण से अब वो अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अलग तरह का कार्य कर रहे हैं। ये मान लेते हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सेल्स हैं। और इसमें से मान लेते हैं कुछ एक सेल्स को हम क्या कर देते हैं ना, मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे कि ये पिंक लिए, और इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ सेल्स को यहाँ पर ये रहा और ये रहा, इस 2 सेल को हम यहाँ पर क्या कर दिए, मॉडिफाई कर दिए। ये देखिए यहाँ पर हमने इन 2 सेल्स को मॉडिफाई कर दिया, साथ में हम क्या कर लेते हैं, कुछ एक सेल्स को नीचे भी मॉडिफाई कर देते हैं। ये रहे, ये 3 सेल्स जो हैं यहाँ पर हमको क्या दिख रहे हैं, ये इधर मॉडिफाई हुए पड़े हैं। उसके बाद कुछ एक सेल्स जो है इसको हम पीला से कर लेते हैं, यहाँ पर नेक के पास हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर मॉडिफाई कर लेते हैं, ये इधर चेंज हुए पड़े हैं, है ना। तो ये यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर 3 सेल्स ओवरऑल हमको मॉडिफाइड फॉर्म में दिख रहे हैं। चला तीनों को एक बार मार्क करके देख लेते हैं कि कौन क्या करता है। ये जो है ना, इसको कहा जाता है म्यूकस नेक
सेल। ये क्या है? ये म्यूकस नेक सेल है। ये क्या करेगा? ये सिक्रीट्स म्यूकस, है ना। ये क्या करेगा? म्यूकस सिक्रीट करेगा। और ध्यान रखें, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये करता क्या है? ये भोजन को आसानी से पूरे के पूरे इंटेस्टाइन में सरकने में हेल्प करता है। और साथ में सरकने मतलब कि उसको खिसकने में हेल्प करता है। और साथ में क्या करता है ना कि ये फूड में लगातार मॉइस्चर ऐड करता रहता है, पानी के कंटेंट को ऐड करते रहता है, जिसके कारण से फूड थोड़ा गीला रहता है और एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो पाता है। पहला, अगर डाइजेशन करना है तो डाइजेशन भी बढ़िया हो पाता है और एब्जॉर्प्शन भी उसमें बढ़िया हो पाता है ना। दूसरा, ये वाला जो सेल्स मॉडिफाई हुआ पड़ा है यहां भी और यहां भी, ये दोनों जगह पर, ये पिंक वाला जो देखने के लिए मिल रहा है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है? ये है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, है ना। ये ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं? तो ध्यान रखना कि इसको एक ट्रिक बता देते हैं। ऑक्जेंटिक वर्ड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन से रिलेट करके लेना और मान लेना कि ये एसिड कर लेते हैं, तो ये क्या रिलीज करेंगे? ये HCl रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? ये HCl रिलीज करेगा, है ना। कौन? ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट्स HCl। यहां पर लिख दे रहे हैं सिक्रीट्स, इसका सिक्रीशन करते हैं ये, ठीक है, इसका स्राव करते हैं। तो ये सिक्रीट्स HCl। HCl क्या करता है? तो HCl ध्यान रखेंगे, ये कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। उसको मतलब कि क्या करेगा? सक्रिय फॉर्म में ला देगा, ताकि वो क्या कर सके? वो खाने का पाचन कर सके। और साथ में क्या करेगा कि अगर फूड में किसी भी तरह का बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो उसको किल करने का भी काम करेगा। दोनों काम करेगा ये HCl, ठीक है। साथ में क्या करेगा? सिक्रीट्स HCl एंड CIF, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है? तो ये फैक्टर विटामिन B12 के, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ध्यान रखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत? दोनों का काम आ गया। HCl का भी काम अगर लिखना चाहते हो तो इसका भी काम लिख देते हैं। पहला, एंजाइम्स को सक्रिय करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। और दूसरा काम, किल्स, मारता है ना, किल्स पैथोजन, जो कि बीमारी पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिखे हैं इन फूड, है ना। जो भोजन में जो पैथोजन प्रेजेंट होते हैं उसको मारने का काम करता है कौन? HCl। और तीसरा तो ये बच गया, चलो इसको भी डील कर लेते हैं। ये क्या है? ये है पेराइटल सेल्स, ठीक है। ये क्या है? पेराइटल सेल्स। ये क्या करते हैं? तो ध्यान रखना कि ये जो है ना, सॉरी, पेराइटल सेल तो इसी का नाम होता है, ऑक्जेंटिक सेल का ही नाम होता है पेराइटल सेल। इसका नाम हो जाएगा पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल, ठीक है। पेप्टिक सेल ये क्या करता है? तो ये ध्यान रखना कि एक अक्रिय एंजाइम, अभी निष्क्रिय फॉर्म में है, उसको ये रिलीज करता है और उसका नाम होता है पेप्सिनोजेन, ठीक है। और चूंकि अक्रिय निष्क्रिय अवस्था में है अभी, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपेप्सिनोजेन, है ना। ये प्रो एंजाइम बनाएगा, क्या? प्रोपेप्सिनोजेन। इस प्रोपेप्सिनोजेन को ये जो HCl है ना, ये इसको एक्टिवेट करके पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट करेगा। और ये पेप्सिनोजेन क्या करेगा? ये पेप्सिनोजेन तब जाकर के जो खाने में प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट रहते हैं उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए, यहां तक में हमें समझ आ गया गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। ये बढ़िया आपका नोट्स तैयार हो जा रहा है, एकदम बढ़िया फ्लो चार्ट के हिसाब से इसको आप समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। लिवर की अगर हम बात करेंगे तो लिवर हम जानते हैं कि ये मुख्यतः दो तरह का एंजाइम जो है ये रिलीज करने का काम करता है। कौन? लिवर करता है। और ये दो तरह के एंजाइम क्या होते हैं? सॉरी, ये मेनली
दो तरह का ये पिगमेंट रिलीज करता है। इसका नाम क्या, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है ना, ये जो पीलापन आता है ना, ये कैसा कलर का, ये थोड़ा पीला कलर का, और ये कैसा कलर का, ये थोड़ा हरा कलर का। ठीक है, तो ये जो है ना, ये चीजें, ये मेनली देखिए बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है ना, वो किससे टूट करके बनता है, तो ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है, हीमोग्लोबिन, इसको लिवर के अंदर तोड़ा जाता है। इसको किसके अंदर तोड़ा जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको तोड़ा जाएगा लिवर के अंदर, और यही लिवर जो है ना, यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, तो ये बिलीरुबिन रिलीज करता है, और दूसरा बिलीवर्डिन रिलीज करता है, बिलीवर्डिन है ना। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को लिवर ही रिलीज करता है आरबीसी के ब्रेकडाउन के बाद, जो लाल रक्तकण होते हैं उसके ब्रेकडाउन के बाद। और ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे बाइल साल्ट्स होते हैं, जो कि कौन रिलीज करता है, तो बाइल साल्ट्स। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और ये बाइल साल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स, ठीक है। और ये बाइल साल्ट क्या करता है, ये हेल्प्स इन the emulsification of fat, ठीक, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, उसमें ये मदद करता है। अब आ जाती है बात किसकी, पैनक्रियाज की, ठीक है, पैनक्रियाज की। और पैनक्रियाज को देखने के बाद हमें एक चीज और देखना होगा, और वो होगा किससे, इंटेस्टाइन से रिलेटेड ग्लैंड के बारे में, जिसको कि हम लोग जो एंजाइम्स वगैरह होंगे उसको जब हम डील करेंगे तो वहां पर हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ये अब देखिए पैनक्रियाज की जब बात करते हैं तो पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, तो ध्यान रखेंगे ये काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इसका नाम होता है एंजाइम का, क्या, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये क्या रिलीज करता है, ट्रिप्सिनोजन, ठीक। और फिर अगर हम बात करते हैं तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। इसके साथ साथ में ये क्या करता है, जो पैनक्रियाज होता है ये बहुत सारे तरह के जो सेक्राइड्स वगैरह होते हैं, पॉलीसेक्राइड वगैरह, उसको भी तोड़ने का एंजाइम रिलीज करता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो अमाइलेज, ठीक है। और अमाइलेज जो होता है ना, ये अमाइलेज क्या करता है, जो अमाइल पार्ट प्रेजेंट होता है, अमाइल बोले तो क्या, स्टार्च, जो स्टार्च का पार्ट प्रेजेंट होता है फूड में, उसको माल्टोज में तोड़ देता है, कौन, अमाइलेज। तो ये पैनक्रिएटिक अमाइलेज। सलाइवा में जो अमाइलेज प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, तो वो जो माउथ में क्या करता है, वो स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर इसका हम कॉम्पोजिशन लिख देते हैं कि सलाइवा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तब तक हम जरा इसको डील कर देते हैं, अमाइलेज। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें और क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, ठीक है, लाइपेज, है ना, जो लिपिड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, और भी सारे तरह के इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा सलाइवा वाला पार्ट डील कर लें कि सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सलाइवा में जब हम एंजाइम की बात करते हैं, कहाँ पर लिख लें, इधर ही लिख लेते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। सलाइवा में अगर हम बात करेंगे, ये जो लार होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना 99% तक क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है,
99% तक। साथ में क्या होता है, तो इसमें म्यूसिन होता है। म्यूसिन क्या होता है, तो ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि थोड़ा सा चिपचिपा नेचर का होता है। इसके कारण से जो लार होता है, सलाइवा होता है, वो थोड़ा सा फिसलनदार हो जाता है। इसके साथ में इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें अमाइलेज प्रेजेंट होता है। अमाइलेज क्या, फिर से वही बात कि जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो अमाइलेज इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ अमाउंट में अगर हम बात करेंगे तो ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ अमाउंट में इसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। इतनी चीजें सलाइवा में कॉम्पोजिशन के तौर पर हमें देखनी है, तो आप सलाइवा का कॉम्पोजिशन ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना। चलो इसको एक बार नोट कर लो आप लोग। ठीक, चलिए इससे आगे का लेक्चर जो है अगले दिन रखते हैं।